अब सीबीएसई पीएमटी 2014 का एक क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ईच मैग्नेट हैज डायपोल मोमेंट कैपिटल M। विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमको याद लाना पड़ेगा कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ और डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ along the line joining the poles from south to north, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ दो आइडेंटिकल मैग्नेट्स को चार डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज किया हुआ है। हमको बताना है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा। तो हम इस बात को ध्यान लाएंगे कि ये इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं। इस बात को ध्यान रख के पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये M रिजल्टेंट मैं लिखता हूं रूट ऑफ मैग्नीट्यूड्स बराबर है, इसलिए M स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर कॉस थीटा, उनके बीच एंगल्स। तो इसको सॉल्व करें आगे, तो ये हुआ 2M स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर कॉस थीटा। 2M स्क्वायर कॉमन होगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा, वो कॉस 2 थीटा से आया होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ये 2 इंटू 2 इसका रूट 2 हो जाएगा, ये M हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास में रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। और अब हर केस को हम चेक करेंगे इससे। अब इस अरेंजमेंट में क्या दिख रहा है हमको, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका है इस डायरेक्शन में। एंगल हमें चाहिए, इस केस में थीटा है 90। इस केस में क्या होगा, ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, थीटा 180 लेकर काम करना पड़ेगा। और इनमें तो दिए हुए हैं 30 और 60। आपने पोल्स देख लिए होंगे किस तरह अरेंज्ड हैं। अब केस 1 में देखें तो केस 1 के लिए थीटा डालना पड़ेगा 90, यानी ये हो जाएगा 2M cos 45 डिग्री। सॉल्व मत करें इसे। बी में क्या होगा, 180 डालेंगे cos 90, या 0 आ जाएगा। तीसरे केस में 2M cos थीटा इज 30 डिग्री, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। और चौथे वाले केस में ये होगा 2M cos 30 के बराबर। अब वैल्यूज वगैरह ना रखें तो भी काम बन जाएगा। हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि थीटा, कोसाइन की बात कर रहा हूं मैं, कोसाइन फंक्शन में थीटा कम होने की स्थिति में, थीटा कम होता है तो कॉस थीटा ज्यादा होता है। और हमें यही पता करना है कि ये वैल्यू ज्यादा है या ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। 2M तो सब में आ रहा है, तीनों में। ये 0 है, रेस से बाहर है। तो थीटा जब सबसे कम होगा, कॉस थीटा सबसे ज्यादा होगा, वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग 15 ये करेक्ट हो रहा है। तो कॉस 15 होने पर ये वैल्यू सबसे ज्यादा, और इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा केस सी में होगा, और इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रॉब्लम करते हैं 2008 का। अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू द 2 ओम रेजिस्टर शोन इन द सर्किट। ये 2 ओम रेजिस्टेंस, और इसमें बह रहा है 3 एम्पियर का करंट। और डायरेक्शन तो यही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर जुड़ा हुआ है, करंट की डायरेक्शन यही होगी। कोई बात नहीं। तो ये रेजिस्टेंस, ये करंट, हमसे पूछा है पावर डिसिपेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस, इसमें कितना पावर खर्च हो रहा है। पावर मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब 6 वोल्ट इस ब्रांच के अक्रॉस। तो इधर भी 6 वोल्ट होगा, इधर भी 6 वोल्ट होगा, क्योंकि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में। अब मैं इस ब्रांच को अलग कर लेता हूं। यहां ये 1 ओम और ये 5 ओम, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया कि इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट के बराबर। अब ये ब्रांच में 1 ओम 5 ओम आपस में कैसे हैं, वो सीरीज में है। सीरीज में होने की वजह से करंट सेम होगा, V बराबर IR से सोचें। करंट यदि सेम तो वोल्टेज विल डिवाइड इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस ज्यादा, वोल्टेज भी ज्यादा होगा।
यहाँ रेशो कितना है दोनों का 1:5, ये वोल्टेज भी 1:5 में डिवाइड होगा, तो इसे मिल जाएगा 5 वोल्ट, इधर होगा 1 वोल्ट। हमको पावर यहां फाइंड आउट करनी है। अब पावर के लिए हमें वोल्टेज मिल गया है, रेजिस्टेंस मिल गया है, P = V²/R लगा दें, तो V² मतलब 25/5, दैट इज 5 वॉट, एंड सो द आंसर इज 5 वॉट। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। 2007 का ये प्रॉब्लम करते हैं। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट्स इन द सर्किट। टोटल पावर, अलग अलग यहां खर्च होगी एनर्जी, तो हमको चाहिए टोटल पावर, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी खर्च हो रही है वो निकालना है। तो हम करेंगे क्या, ऐसे सवालों में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल डालते हैं इन तीनों का। ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल में, और जब ये पैरेलल का एक हम बना लेंगे तो वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो ये कहलाता है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो बस R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 6 इन पैरेलल विद 3 इन सीरीज विद 4, ऐसा लिख लेना चाहिए। और फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में याद आना चाहिए प्रोडक्ट अपॉन सम। इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 + R2। 6 × 3/9, 6 + 3 is 9। इन सीरीज, सीरीज में ऐड हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस, तो 18/9 2 + 4 is 6 ओम, यानी इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 6 ओम। यानी अब हम कर ये सकते हैं कि केवल एक रेजिस्टेंस 6 ओम का लगा लेते हैं और सोर्स है 18 वोल्ट का। हमको चाहिए पावर, तो पावर के लिए अब क्या करना पड़ेगा, V और R हमको मालूम हो गए, तो P = V²/R। V² मतलब 18 × 18/6, 6 × 18, यानी 18 × 3 is 54 वॉट, 54 जूल पर सेकेंड एनर्जी खर्च होगी। सो द ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट वन। तो करेंगे हम क्लासिकल मैग्नेटिज्म यानी बार मैग्नेटिज्म। इस बार मैग्नेटिज्म के चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो बार मैग्नेट से एक्सियल पोजीशन में फील्ड, इक्वेटोरियल में, जनरल में, उसके ऊपर एक्ट करने वाला टॉर्क जब उसे यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं, मैग्नेट को रोटेट करने का वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये सब हम पढ़ते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म में। इसके अलावा एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो और स्टेट वाला या बाय-सेवर्ट लॉ वाला, वो चैप्टर आगे आएगा। तो इस चैप्टर के सवाल करते समय मुझे एक बात आपको बतानी है, वो ये कि इसके जो फॉर्मूले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये तीनों चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, कजिन्स हैं तीनों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन। तो जब कभी इसका कोई फॉर्मूला आप भूल रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिकॉल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जानते हैं टाउ बराबर होता है P sin थीटा, मतलब जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इतना टॉर्क काम करता है। तो मैग्नेट को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क आता है mb sin थीटा। इवन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी एक फॉर्मूला आता है, करंट कैरिंग कॉइल पर एक्ट करने वाला टॉर्क। तो ये तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, तो एक याद हो तो दूसरा याद लाया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो रोल P का था, मैग्नेटिज्म में वो M का हो जाता है या NIA का हो जाता है। जो रोल वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का था वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता है। जो रोल वहां चार्ज का था वो यहाँ पोल स्ट्रेंथ का हो जाता है। इस तरह कंपैरिजन से हम फॉर्मूलाज को रिकॉल कर सकते हैं। अब हम ये सवाल करने जा रहे हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म का, नीट 2016 फेज 2 का। A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state। मतलब एक बार मैग्नेट है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड और ये वो बार मैग्नेट इस तरह से वो स्टे कर रहा है। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये M वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल हो गए, मतलब थीटा कितना है 0। The energy required to rotate it by 60 degree is W। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद लाएं, वही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और वो होगा mb
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही फॉर्मूला आता है, P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हम रिकॉल करें और हमने उसे कहां से कहां घुमाया है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू 60, मतलब ये रेंज लिमिट्स क्या हो जाएंगी, थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 विल बी 60। तो ये वर्क डन हमको मिल जाएगा, ये एनर्जी रिक्वायर्ड मिल जाएगा, mb cos 0 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 0 इज 1, cos 60 इज हाफ, तो ये आ गया mb/2, ये आ गया वर्क डन। पर पहले देख लें कि पूछा क्या है। Now the torque required to keep the magnet in this new position, न्यू पोजीशन कौन सी है, 60 डिग्री, और उस में बनाए रखने के लिए टॉर्क कितना लगेगा, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टाउ बराबर mb sin थीटा मतलब sin 60 इज √3/2, मतलब mb √3/2। पर हमें ना m पता है ना b पता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ हमें ये दिया है ना, हमको जो आंसर है वो w की टर्म्स में करना है। तो इस इक्वेशन का हम फायदा उठाएंगे। w कितना है, mb/2, तो mb बराबर कितना हो जाएगा, 2w √3/2, ये 2 कैंसिल आउट होता है, तो हमारा आंसर आ गया w √3 के बराबर। w √3 मतलब √3w, आंसर b इज द करेक्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 16 फेज 1 का theoretical question, the magnetic susceptibility is -4। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें प्रॉपर्टीज की लिस्ट होती है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए, इस पर अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब यहां बोला हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कॉमन सेंस से भी इसका जवाब दिया जा सकता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कौन सा मटेरियल मैग्नेट बनने को कितना, किस हद तक तैयार है, वो बनना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो फेरोमैग्नेटिक तो फटाफट मैग्नेटाइज हो जाता है, तो वो नेगेटिव उसकी ससेप्टिबिलिटी हो नहीं सकती, क्योंकि उसी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही वो मैग्नेटाइज होता है। पैरामैग्नेटिक भी थोड़ा थोड़ा होता है पर उसी डायरेक्शन में होता है, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। किसकी, डायामैग्नेटिक की। क्यों, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है फीबली, यानी हम इसमें से आंसर बतला सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल ओनली, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। और मैथमेटिकली सोचें तो एक रिलेशन होता है, μr = 1 + xm, और बात इसकी हो रही है xm की, और ये नेगेटिव उसके लिए होगा जिसके लिए ये <1 हो, μr, और μr <1 होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि ये <1 का मतलब ही होगा कि xm कैसा हो गया, <1 - 1 वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, या प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीबीएसई पीएमटी 2013 का क्वेश्चन करते हैं। बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic moment M bent in a form of an arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be. तो हमको याद लाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, इसको हम जनरली 2L से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। अब हमको दिया क्या है, एक मैग्नेट है जिसकी लेंथ है L लेंथ का मैग्नेट है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M है। हमको मानना पड़ेगा कि इसकी पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, तो मैग्नेटिक मोमेंट प्रीवियसली कितना है, m इंटू L। दिस इज इक्वेशन 1, ये प्रीवियसली, पहले। अब किया क्या, इसी को हमने इस तरह आर्क के फॉर्म में टर्न कर दिया, बेंड कर दिया। तो हमको किस किस की चीज की जरूरत है अब नया मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो क्या बेंडिंग की वजह से स्मॉल m चेंज होगा, पोल स्ट्रेंथ चेंज होगी, नहीं होगी, पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही होगी स्मॉल m। इफेक्टिव लेंथ अब कितनी होगी, तो इफेक्टिव लेंथ होगी ये दोनों पोल्स को मिलाने वाली ये स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ जो है वो होगी अब पोल स्ट्रेंथ के बराबर।
और अब इसमें थोड़ी सी यदि हम ज्योमेट्री लगाएं तो ये एंगल 60 है, ये दोनों आर, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों 60-60 के एंगल्स हैं, ये आर हो जाएगा, यानी m इंटू आर ये नया मैग्नेटिक मोमेंट। पर यहाँ आंसर में आर की टर्म्स में है नहीं, यानी आर का हमको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आर्क की लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ आर्क SN, लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है ये एंगल 60 जो यहां पर सबटेंड हुआ है अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये 1/6 हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क तो L ही है, ये इसी को टर्न किया है हमने, तो ये तो L है, यहाँ L लिखा जा सकता है, ये होगा 1/6 इंटू 2 पाई आर। और अब इसमें से हम R को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 6L/2 पाई, और ये कैंसिल होकर 3L/पाई के बराबर हो गया। और इसको लाकर यहां हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो स्मॉल m इंटू ये स्मॉल m इंटू 3L/पाई, और स्मॉल m को हम यहां से निकाल लेते हैं। स्मॉल m होगा कैपिटल M/L, कैपिटल M अपॉन L इंटू 3L/पाई, ये L कैंसिल आउट होता है तो फाइनली आ गया 3 कैपिटल M/पाई, और यही इस सवाल का आंसर होना चाहिए 3M/पाई, एंड सो ऑप्शन बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार और आप सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, तो उसमें करना ये पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 2012 का। A compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. It will become rigid, will stay in any position, will stay in north-south, will stay in east-west, वगैरह वगैरह। अभी देखते हैं। तो बोला क्या है हमसे कि एक मैग्नेटिक निडल है, मतलब कंपस निडल है, और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहाँ रख दिया, जियोमैग्नेटिक पोल्स पर। तो आपको याद आया होगा कि ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये है ज्योमेट्रिक एक्सिस, और एक और होती है, और वो होती है मैग्नेटिक एक्सिस। इस तरह से आपको याद आया होगा, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं। ये क्या होता है, ये होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और उसके पास यहां होता है मैग्नेटिक साउथ, और यहां होता है ज्योग्राफिकल साउथ, तो यहां होता है मैग्नेट का उस भीतर वाली, जिसको हम सपोज करते हैं एक बड़ी सी मैग्नेट, उसका नॉर्थ। तो ये है वो जियोमैग्नेटिक पोल्स, और जियोमैग्नेटिक पोल्स पर V और H की बात अपन कर लें। V क्या होता है, तो V होता है I sin थीटा, टोटल फील्ड इनटू sin थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप, और I cos थीटा, ये होते हैं V और H। और क्योंकि हमसे उसने कहा है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही वो निडल घूम पा रही है, यानी उसके ऊपर केवल H काम कर रहा है, केवल H काम कर रहा है, V तो काम कर ही नहीं रहा है। और थीटा यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप होता है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि निडल इस तरह रुकती है डिप सर्कल वाली। तो थीटा यदि 90 यहाँ डालोगे तो H 0 हो जाएगा। V और H दोनों 0 हो जाने पर उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड काम कर नहीं रही है, तो वो अपनी मर्जी से जैसा चाहे वैसा रुकेगी, यानी इसका आंसर होना चाहिए विल स्टे इन एनी पोजीशन, एंड सो बी इज द करेक्ट आंसर। अभी एक और प्रॉब्लम करते हैं, CBSE PMT 2011, थ्योरेटिकल है। देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल्स A, B, C and D separately suspended by thread. A bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted. A is feebly repelled, B is feebly attracted, C is strongly attracted, D remains unaffected. Which of the following is true? C, D, A, B डाया फेरो पैरा नॉन मैग्नेटिक ऐसा पूछा हुआ है, मतलब ये A, B, C और D किस मटेरियल के बने हुए हैं। तो हमको ऐसा याद लाना पड़ेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो मैग्नेटिज्म में यूज होते हैं, 3 तरह के होते हैं, वो आपने सुना है उनके नाम। एक होते हैं फेरो, एक होते हैं पैरा, और तीसरे होते हैं डाया। और आपने सुना होगा कि ये जो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड।
पैरा फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और डायामैग्नेटिक जो होते हैं, डायामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो फीबली होते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इम्पोज्ड। ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं कि होते कैसे हैं मैग्नेटाइज, या कोई चीज अट्रैक्ट कैसे होती है मैग्नेट के साथ। तो दो स्टेप में होती है, पहले इंडक्शन और उसके बाद अट्रैक्शन। मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूं फेरो का। मान लो ये एक कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। फील्ड इसकी कहाँ है, इधर फील्ड प्रोड्यूस होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। और मान लो मैंने लाकर यहां पर एक ऑल पिन रख दिया, सपोज बड़ा सा उसको बना रहा हूं, नेल रख दिया सपोज। तो होता क्या है, आपने सुना है कि सुना क्या है, देखा है आपने, एक्सपेरिमेंट किया है कि अट्रैक्ट हो जाती है इससे। तो अट्रैक्ट क्यों हुई? तो यदि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी है या फिर ये पैरा की बनी हुई है, तो होता यह है कि इसके अंदर की मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स वो सब अरेंज हो जाती हैं इस तरह से कि इसका ये नियर एंड बन जाता है साउथ और ये एंड बन जाता है नॉर्थ। ये अंदर वो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स इस तरह से अरेंज हो जाती हैं, ये पोल साउथ बनने से अट्रैक्ट हो जाती है। तो अट्रैक्शन होना मतलब इसका मैग्नेटाइज होना। और मैग्नेटाइज किस तरह हुई है, ये अप्लाइड फील्ड की ही डायरेक्शन में। इसने भी कैसी फील्ड प्रोड्यूस करनी है, इस तरह की। तो यदि एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज यदि वो होती है स्ट्रांगली, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो नेल बनी हुई है ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हुई है। पैरा होती तो फीबली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और डायामैग्नेटिक जैसे गोल्ड होती तो गोल्ड की बनी होती है निडल मान लो, या ये नेल, तो वो फीबली होती इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब उसका यहां पर जो पोल प्रोड्यूस होता वो नॉर्थ हो जाता, रिपेल होती वो। बस इस बेसिस पर हम आराम से बतला सकते हैं, ए यदि फीबली रिपेल हुई है यानी वो डायामैग्नेटिक होना चाहिए। फीबली रिपेल्ड, फीबली और रिपेल्ड। बी इज फीबली अट्रैक्टेड, मतलब वो पैरा होना चाहिए। सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब वो फेरो होना चाहिए। और डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा कुछ होना चाहिए। बस अब आप आंसर कर सकते हैं, सी इज डायामैग्नेटिक, तो सी तो फेरोमैग्नेटिक है। डी इज फेरोमैग्नेटिक, वो तो नॉन मैग्नेटिक है। ए इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो भी गलत है। बी इज पैरामैग्नेटिक, बी इज पैरामैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डाया, पैरा, फेरो, इनकी प्रॉपर्टीज लिस्ट बनी होती है बुक्स में, उसको अच्छे से रीड करके जाना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। अब करते हैं सीबीएसई पीएमटी 2010 का ये प्रॉब्लम, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड है। A vibration magnetometer placed in a magnetic meridian has a small bar magnet। तो पहली बात तो ये कि वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से घबराना नहीं चाहिए। मैग्नेटोमीटर मतलब मैग्नेट से रिलेटेड क्वांटिटीज का मेजरमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें एक मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करवाते हैं, तो उसका टाइम पीरियड ये होता है 2π√I/mb। I उस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और b वो एक्सटर्नल फील्ड जिसमें रखकर उसे ऑसिलेट करवा रहे हैं। अर्थ की फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यहाँ h आने लगेगा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो क्या कह रहे हैं आगे, द मैग्नेट एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशंस विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला। ये पहले ये 24 माइक्रो टेस्ला की फील्ड अर्थ की, और उसमें इस मैग्नेट को इस तरह से रखा, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट हो रही थी विद टाइम पीरियड ऑफ, इसको मैं T1 कह देता हूं, T1, इसको मैं बोल देता हूं H1। टाइम पीरियड कितना, 2 सेकेंड। ये पहले की सिचुएशन। व्हेन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड ऑपोजिट टू अर्थ्स फील्ड। अब किया क्या, इसके ऑपोजिट यहां फील्ड प्रोड्यूस कर दी बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग वायर। एक वायर रखकर ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस कर दी अर्थ फील्ड से। कितनी, 18 माइक्रोफेरेड की, तो माइक्रो टेस्ला की। तो नेट कितनी हो जाएगी, 24 माइक्रो टेस्ला माइनस 18 माइक्रो टेस्ला, मतलब 6 की हो जाएगी अब ये फील्ड, क्योंकि ये 24 की इधर लगी हुई थी और 18 की इधर प्रोड्यूस की, तो 6 माइक्रो टेस्ला की
नेट फील्ड अब मौजूद रहेगी केस 2 में, तो उसका टाइम पीरियड भी ऑब्वियसली बदल जाएगा और वो ही हमको निकालना है न्यू टाइम पीरियड। तो हम अपने फॉर्मूले से सोचें कि ऐसा करने में हम बदल किसे रहे हैं, सिर्फ फील्ड को, ये दोनों, बल्कि 2 पाई सब कुछ कांस्टेंट है, तो हम सीधे ऐसा कहेंगे t इनवर्सली टू रूट ऑफ b, या एच बी कह सकते हैं, हर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहा है इसलिए। इसको देखकर हम ऐसा लिख सकते हैं t2 बाई t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ h1 बाय h2। अब h1 कितना, पहले की फील्ड दैट इज 24, बाद की फील्ड कितनी 6, रूट 4 ये 2 आ जाएगा और t2 बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 2t1। t1 हमें 2 सेकेंड दिया हुआ था, यानी यह आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड इसका आंसर है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो फील्ड क्योंकि कम हो गई तो टाइम पीरियड को बढ़ना ही चाहिए, तो आंसर 1 सेकेंड हो नहीं सकता, 2 सेकेंड हो नहीं सकता, 3 या 4 में से होगा, तो आंसर है हमारा 4 सेकेंड। इसे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं, इसको एक बार देख लेना चाहिए। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर भी एक बार रीड करके जाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली भले ही सिलेबस में नहीं हो पर इनडायरेक्टली उन पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। 2009 का एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B equals to 6 × 10⁻⁻⁴ Tesla exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field is. तो वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क डन होता है mb cos θ1 माइनस cos θ2। इसमें θ1 θ2 एंगल्स ही होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाई है वो और मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट के बीच। तो पहले उसको कैसे रखा है मैग्नेट को, डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड, मतलब θ1 होगा 0 और θ2 हो जाएगा 60। m हमको पता है, b हमको पता है, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है। m कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट यहां दिया हुआ है 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये टेस्ला टेस्ला कैंसिल होके जूल आएगा, और इधर cos θ1 है 0 और cos θ2 है 60 डिग्री। तो cos 0 is 1, cos 60 is half, 1 minus half is half, और वो हाफ का 2 जो आएगा वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। 6 × 10⁻⁻⁴ प्लस 4 ये भी कैंसिल आउट होते हैं, सीधे सीधे आंसर क्या आ गया, 6 जूल के बराबर, यानी ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट। अब एक और थियोरेटिकल सवाल करते हैं 2009 का। If a diamagnetic substance is brought near the north or south pole of a bar magnet, it is repel, repel, attract, attract। देखते हैं अभी क्या बोला आगे। तो पहले ये प्रॉपर्टी क्या है कि जब किसी बार मैग्नेट के सामने, जैसे एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, तो ऑब्वियसली ये ऐसी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इस तरह की होगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में लाकर यदि हम कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख देंगे तो होता क्या है, ये मैग्नेटाइज होगा और रिपेल होने लगेगा। रिपेल क्यों होता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द रीजन ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड्स। तो क्योंकि इधर फील्ड घटती जा रही है तो इसे दूर ही जाना है ना, रिपेल हो जाता है। तो क्या बोला है, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। हाँ, तो दोनों पोल्स से वो तो रिपेल होगा। आप इसको इधर नहीं इस तरफ रखेंगे तो भी वो दूर ही जाएगा, तो दोनों पोल से वो रिपेल होता है। ये तो ऑप्शन सही है ही, और ये अट्रैक्ट तो होता नहीं है, इसलिए ये दोनों तो गलत है ही। और यहां लिखा है रिपेल्ड बाय नॉर्थ, अट्रैक्ट बाय साउथ, ऐसा भी नहीं है, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। अब 2007 सीबीएसई पीएमटी का सवाल, ये भी थियोरेटिकल है। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो हमको मालूम है आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं रूम टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म कम 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 होता चला जाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर होता ही वो है जिसके ऊपर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक
खो जाता है, मतलब अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी खो देता है, उसकी ये प्रॉपर्टी कम हो जाती है मैग्नेटाइज होने की, देन इट विल शो। तो क्या होगा इसमें से आंसर? इसका आंसर होगा पैरामैग्नेटिज्म, वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ये क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़कर अब करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और उसके बाद इंडक्शन, एसी। अब सीबीएसई पीएमटी 2007 का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर से करते हैं। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। तो हमको मालूम है निकल, आयरन, कोबाल्ट ये सब फेरोमैग्नेटिक होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेटिज्म कम 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 होने लगता है। और एक टेम्परेचर होता है जिसे कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है, यानी इसका ऑप्शन पैरामैग्नेटिज्म है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्यूरी टेम्परेचर इज दैट बियॉन्ड विच a ferromagnetic substance converts into a paramagnetic substance. It starts showing paramagnetism. So option A is the correct one. अब हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सबसे पहले नीट 2016 फेज 2 की ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10 raised to power minus 2 Tesla. If the value of E by m is 1.76 into 10 raised to power 11 coulomb per kg, the frequency of revolution of electron is. तो एक इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में वो सर्कुलर मोशन करता है। और कंडीशन भी उसकी आप जानते होंगे, QVB उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और वो इक्वेट करेंगे हम mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स से। फॉर एग्जाम्पल यदि बोर्ड पर मैंने ऐसी फील्ड लगा रखी है क्रॉस की फील्ड मतलब बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन को यदि यहां से प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से v वेलोसिटी से, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। उसके ऊपर मैग्नेटिक ओरिजिन का फोर्स कितना होगा? QEB साइन थीटा के फॉर्मूले में थीटा 90 डालेंगे, वो QEB होगा, Q की जगह E यूज करेंगे, EVB, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। EVB इज इक्वल टू mv²/r। यहां से आप रेडियस निकाल सकते हैं, V कैंसल आउट होगा, R इज इक्वल टू होगा mv/EB, तो वो जानते हैं आप। अब वैल्यू ऑफ E by m इतना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले टाइम पीरियड के बारे में सोचें, जब वो सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2πr/v के बराबर। 2πr एक रोटेशन में वो पाथ जो ट्रेवर्स करेगा उसकी लेंथ अपॉन उसकी वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया है मैंने फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2πr/v ये टाइम पीरियड, और इसका रेसिप्रोकल वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, F इज इक्वल टू होगा v/2πr। वी नीड दिस v/2πr। यहां से आप v/r फाइंड आउट करके यहां पुट कर सकते हैं। ये कैंसिल आउट हो रहा है v, हमें चाहिए v/r, तो v/r इज इक्वल टू हो जाएगा EB/m। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मास, और यहां डायरेक्टली हमको E/m का वैल्यू गिवन है। आगे बढ़े तो फोर फ्रीक्वेंसी में यहां पर मैं डाल रहा हूं अभी ये EB/2πm, ये मैंने डिराइव भी कर दिया लाइक। अब E/m हमको मालूम है, B हमको पता है, 2π का वैल्यू हम जानते हैं, हम फ्रीक्वेंसी यहां कैलकुलेट कर लेंगे। तो वैल्यूज पुट करता हूं अब मैं, तो E/m इज डायरेक्टली गिवन 1.76 into 10 raised to power 11 into magnetic field is 3.57 into 10 raised to power minus 2 upon 2 times pi, और pi कितना है? 3.142। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ होगा, जब भी ये सवाल आया था तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो यहां आकर कैलकुलेशन में उलझ गए होंगे, जबकि इन दोनों का मल्टीप्लाई यदि किया जाए 3.57 और 1.76 का,
तो वो 3.142 का 2 टाइम्स यानी 6.28 के बराबर आता है। ये सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है और ये सब कैंसिल होगा तो 10⁻11 माइनस 10⁻⁻2 ये 10⁻9 बनेगा और आंसर आ रहा है हर्ट्ज में 10⁻9 हर्ट्ज। तो सीधे आपको ये आंसर 1 गीगाहर्ट्ज मिल जाएगा। मैं एक बार और आपको समझा देता हूं क्या था सवाल। An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field। तो जब भी आप सुनेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन होना ही है। ये इक्वेशन याद रखेंगे QVB इज इक्वल टू mv²/r और इसमें से जो चाहे वो निकाल लें। आपको यदि रेडियस चाहिए होगा कभी तो ये v कैंसल आउट होगा, r इज इक्वल टू mv/qb हो जाएगा। रेडियस आ सकती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, टाइम पीरियड 2πr/v से, फ्रीक्वेंसी v/2πr से, ओमेगा भी आ जाएगा चाहेंगे आप तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T हो जाएगा। तो सब कुछ निकल आएगा, ये याद रखिए। और इस सवाल में हमको पूछा था फ्रीक्वेंसी, हमने फॉर्मूले में v/r यहां से कैलकुलेट करके EB/m पुट किया, E/m दिया हुआ था, b दिया हुआ था, 2π का वैल्यू डाला, 10⁻9 हर्ट्ज। आखिरी तक सॉल्व करें इस सवाल में। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को यहां आकर दिक्कत आई होगी, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आंसर जरूर आएगा। 10⁻9 हमेशा के लिए याद रखो गीगा, मेगा का भी 1000 टाइम्स, मेगा 10⁻6 और गीगा मतलब इसका भी 1000 टाइम्स 10⁻9। तो आपको आंसर मिल जाएगा। द आंसर इज 1 गीगाहर्ट्ज। अब हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें सबसे पहले नीट 2016 का ये क्वेश्चन फेज 2 का। An electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.57 into 10⁻⁻2 Tesla. If the value of E/m is 1.76 into 10⁻11 coulomb per kg, the frequency of revolution of electron is। तो आपको याद आया होगा कि जब भी किसी पार्टिकल को ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं वो सर्कुलर मोशन करता है। जो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करता है वो होता है QVB। पूरा फॉर्मूला है इसका QVB sin थीटा, उसमें थीटा 90 होने से QVB फोर्स लगेगा उस पार्टिकल पर और ये फोर्स रोल प्ले करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये इसकी बेसिक इक्वेशन अपने को याद रखनी चाहिए। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड नहीं फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। टाइम पीरियड कितना होगा पहले वो निकालते हैं। टाइम पीरियड होगा एक चक्कर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 2πr सरकमफरेंस के बराबर, किस स्पीड से, v से। 2πr/v यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने 2πr/v। अब यहां से r/v अब्स्ट्रैक्ट करके यहां पर पुट करें तो टाइम पीरियड मिल जाएगा, पर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं v/2πr और v/r यहां से यहां लाने की कोशिश करते हैं। v/r कैसे आएगा, ये कैंसिल आउट v/r QV/m तो v/r की जगह हम क्या डाल देंगे QB/m यानी 2πm, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। और बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए यहां E पुट कर देता हूं मैं, EB/2πm। ये क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है। इसमें E/m हमें गिवन है, B गिवन है, 2π हमें पता होता है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो E/m कितना है, तो E/m हमको दिया है 1.76 इंटू 10⁻11 E/m। B ये मैग्नेटिक फील्ड 3.57 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 2π, 2 इंटू पाई इज 3.142। तो अब आगे कैलकुलेशन में बहुत से बच्चे यहां परेशान हुए होंगे आकर। यदि आप 1.26 और 3.17 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो आपको मिलेगा 6.28 के बराबर। तो ये क्वांटिटी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचता है 10⁻11 माइनस 2 यानी 10⁻9 और ये आंसर आएगा हर्ट्ज में। ये आ गई फ्रीक्वेंसी आंसर्स में, क्योंकि हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में दिया था, मतलब हमको लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए। रेडियन पर सेकंड में आंसर्स होते मतलब ओमेगा फाइंड करना है, पर यहाँ f चाहिए था, 10⁻9 आया,
इसका मतलब आंसर 1 गीगाहर्ट्ज है। तो यहां से आप ये भी याद रखो कि 10⁹ मतलब गीगा होता है, 10⁶ मेगा उसका भी 1000 टाइम्स, 10⁹ हर्ट्ज ये इसका आंसर है। मैं एक बार आपको बहुत जल्दी फिर से बता देता हूं, जब भी ऐसा सवाल हो कि कोई चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट हो, सर्कुलर मोशन करता है, ये नेसेसरी कंडीशन है उसकी, QEB = mv²/r। इससे बहुत सारे काम होते हैं। यहां से रेडियस भी आ जाएगी, रेडियस कितना होगा mv/qb, रेडियस का फॉर्मूला। वेलोसिटी के बारे में पता लग जाएगा, qRb/m वेलोसिटी। ओमेगा का भी पता लग जाएगा, ओमेगा v=r ओमेगा, ओमेगा इज v/r, तो हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड यहां से आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो बेसिक इक्वेशन ये याद रखेंगे तो रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं।